नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने सेक्शन 498 ए आईपीसी को लेकर मुझसे कुछ सजेशन मांगा था और उनकी यह इच्छा है कि मैं उन्हें यह बताऊं कि इस तरह के मामलों में क्या करना चाहिए। अगर किसी आम नागरिक के साथ इस तरह की अगर सिचुएशन आती है, तो वैसी स्थिति में वो अपनी लीगल राइट उनके पास क्या अवेलेबल है, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उनको संविधान जो अधिकार दिया हुआ है, वह उनके पास क्या अधिकार हो सकते हैं वैसी स्थिति में। तो यहाँ पर देखिए, जो सेक्शन 498 ए है, इसका पर्पस था कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनके साथ अगर किसी तरह का भी दुर्व्यवहार, अत्याचार हो रहा है उनके साथ, तो उसको प्रोटेक्ट करने का था। इसके पीछे सोल पर्पज़ ये था। लेकिन यहाँ पर जो नेशनल क्राइम जो रिकॉर्ड है, उसका डेटा जो अभी आया है हाल में, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि इस लॉ का जो है मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो मैंने जैसा अपने सभी वीडियो में बताया है कि जो पर्पज़ है लॉ का, वो है कि जस्टिस सुनिश्चित की जाए, न्याय सुनिश्चित किया जाए। लेकिन जब मिसयूज़ ऑफ लॉ हो रहा है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना कंसर्न जताया है। और अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर कट जजमेंट दिया है कि इस तरह के मामलों में जो मिसयूज़ है लॉ का, वो बहुत ज़्यादा इधर बढ़ गया है। तो वहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, जिसमें कि सबसे पहले जो अरेस्टिंग का बात, क्योंकि 498 ए जो है नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में सबसे पहले क्या होता है, इमीडिएट अरेस्टिंग होती है। लेकिन जब से अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया था, उसके तहत कहा गया है कि इसमें इमीडिएट अरेस्टिंग नहीं होगी। इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी। ठीक है, प्राथमिक दृष्टया पे देखा जाए किसी तरह का मामला बनता है कि नहीं बनता है, सबसे पहले यह देखा जाएगा। दूसरी बात है कि जो कंसर्न पर्सन है, उनको आप पुलिस बुलाएगी पूछताछ करने के लिए। तो पूछताछ करने के लिए पुलिस ऐसे ही किसी को घर से अरेस्ट करके या उठा के नहीं कर सकती है। अरेस्टिंग तो इमीडिएट जो सिचुएशन होगी, ऐसी कोई सिचुएशन होगी जिसमें लगता है कि नहीं, अपराधी भाग सकता है कहीं, ठीक है, या फिर कुछ वो ऐसा ऐसा उसकी एक्टिविटी लगती है संदेह, तभी वहाँ पे अरेस्टिंग होगी उसकी। नॉर्मल सिचुएशन में अरेस्टिंग नहीं होगी। और पुलिस को यह शो करना भी पड़ेगा कि जो अरेस्टिंग हुई है, आखिर उसकी सिचुएशन क्यों बनी है। ठीक है। तो सेक्शन 41 के क्लॉज ए 41 ए में सीआरपीसी के तहत पुलिस नोटिस ऑफ अप्रियंस इशू करेगी कंसर्न पर्सन को। उसमें हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, या और जो भी कंसर्न पार्टीज़ हैं जिनसे लगता है कि पूछताछ करनी चाहिए। क्योंकि ये पूछताछ इसलिए की जाएगी कि इस कंक्लूज़न पे रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए, कि सही में यह जो मामला है, इसमें सत्यता कितनी है। ठीक है, इसकी सत्यता को जानने के लिए पुलिस जो है इसमें पूछताछ करती है। तो नोटिस ऑफ अप्रियंस इसमें होता है सेक्शन 41 ए सीआरपीसी में। ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लॉ का जो है मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के डेटा से भी यह बात है। तो यहाँ पर आपको ही विजिल रहना है। आपका यहाँ पर राइट ये है कि आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप मूव कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, हाई कोर्ट से पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपका रिजेक्ट होता है, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल जो होता है वो आपको डिस्ट्रिक्ट जज यानी सेशंस कोर्ट में आपको होता है, उसके बाद फर्दर आपको हाई कोर्ट में होता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास पहली रेमेडी तो एंटीसिपेटरी बेल हो गई। पूरा कोऑपरेट कीजिए आप जो कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनके साथ। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे जजमेंट में इस तरह की बातें दी हुई हैं कि मिसयूज़ ऑफ लॉ यहाँ पे 498 ए का बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके। उसके बाद आप एंटीसिपेटरी बेल हो जाता है, देन इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीडिंग होती है उसमें आप शामिल होइए बिना किसी डर के। ठीक है। और उसके बाद काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है दोनों पार्टीज़ को, यानी कि जो महिला है जिसने केस किया है, जो विक्टिम बता रही है खुद को, उन्हें, और जो भी हस्बैंड हैं या उनके फैमिली के जितने भी लोगों के ऊपर केस हुआ है, सभी को बुलाया जाता है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद जो है सभी लोग से पूछताछ करके कंक्लूज़न यहाँ पे लिया जाता है कि एफआईआर, अब मान लीजिए किसी मामले में या तो तुरंत एफआईआर होती है, और एफआईआर अगर नहीं हुई है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। उसके आधार पे फिर देखा जाता है कि एफआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि यहाँ पर आपको क्वैशिंग में भी आप जा सकते हैं। मान लीजिए कोई एफआईआर हो गई है और लगता है कि ऐसा कोई मटेरियल है नहीं और अननेसेसरी हराश करने के पर्पज़ से एफआईआर किया गया है, तो वैसी सिचुएशन में आप एफआईआर की क्वैशिंग में सेक्शन 482 सीआरपीसी में आप हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं
और एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। मान लीजिए कि डायरेक्ट एलिगेशन हस्बैंड पे लगा और बाकी लोग पे सिर्फ हराश करने के लिए, जैसे ननद हो गई या जेठ हो गए या फैमिली के कोई ऐसे मेंबर हो गए, बच्चों तक पे या बुजुर्ग लोग पे भी एफआईआर हो जाता है, ठीक है। तो उनकी क्वैशिंग के लिए भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और इजीली क्वैश हो सकता है। जो बच्चे मान लीजिए बाहर पढ़ रहे हैं या कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, उसका प्रूफ दे सकते हैं। जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनके कॉलेज का प्रूफ दे सकते हैं, या कोई नौकरी बाहर कर रहे हैं उसका प्रूफ दे सकते हैं। कोई बुजुर्ग हैं उनका आप एज का भी लगा दीजिए, ठीक है। और वो अगर कहीं बाहर भी रहते हैं या आप उनसे अलग रहते हैं, मान लीजिए कि कोई हस्बैंड वाइफ कहीं बाहर रह रहे हैं और बाहर रह रहे हैं वो, और मियाँ बीवी में होता है थोड़ा बहुत किसी बात को लेकर तकरार हुई और गुस्से में आके या थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आके, ठीक है, केस कर दिया, तो ये भी प्रूफ कर दे कि भाई हम बेंगलोर रहते हैं या दिल्ली रहते हैं फैमिली, और फैमिली के लोग बाहर गांव में रहते हैं या कहीं दूसरे शहर में रहते हैं, तो इसका भी प्रूफ आप दे सकते हैं। तो ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक आधार होता है इसमें। और जो अभी तक का डेटा है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि जो 100, मान लीजिए कि 100 केस अगर दर्ज हो रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 15 ऐसे मामले हैं जिसमें फाइनल कोई कन्विक्शन होता है। यानी कि आप मान के चलिए कि 85 केसेस हैं, आउट ऑफ 100 85 केस जो हैं वो सिर्फ गलत आधार पर या गुस्से में या बहकावे में वो किए जाते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ एक बहुत ही सूक्ष्म जानकारी आपको मैंने दी है इस वीडियो के माध्यम से, और ये आपको काफ़ी मदद करेगी। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।